नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से आ रही है, जहां पर जेडीयू और एलजेपी में हुआ जबरदस्त बवाल। चिराग के बयान पर जेडीयू हुआ आग बबूला और कहा कि हमारा गठबंधन भाजपा के साथ है, एलजेपी के साथ नहीं। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। एनडीए फूट की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पप्पू यादव ने सीएम नीतीश की वर्चुअल रैली को बताया पूरी तरह से फ्लॉप। कहा कि जनता के सामने में जाने की हिम्मत नहीं है इस वक्त नीतीश कुमार की। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। पप्पू यादव ने फ्लॉप बताया नीतीश कुमार की रैली को। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव टालने के लिए राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, अभी भी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और आपको बता दें कि टालने की यहां पर नौबत आ सकती है और फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका डाल दी गई है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका एनडीए को लग सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। और कमेंट में आप हमें बताइए कि कोरोना के इस माहौल में चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। हाँ या ना में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चिराग के बयान पर जेडीयू आग बबूला। कहा हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ, एलजेपी से नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के ऐलान से पहले ही जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के दलित दांव पर सवाल उठाया तो जेडीयू आग बबूला हो गई है। जेडीयू ने चिराग पासवान को चेतावनी दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि चिराग पासवान को भद्दे बयानों से बचना चाहिए। चिराग अगर खुद को एनडीए का हिस्सा मानते हैं तो वह नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी ना करें। बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, एलजेपी के साथ नहीं। जीतन राम मांझी पहले भी एनडीए का हिस्सा थे, अब चिराग को आपत्ति क्यों है? गौरतलब है कि एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के परिजन को सरकारी नौकरी देने का नीतीश का फैसला और कुछ नहीं बल्कि चुनावी घोषणा है। चिराग पासवान ने कहा था एससी या एसटी समाज का कहना है कि इसके पूर्व 3 डिसमिल जमीन देने का वादा भी नीतीश सरकार ने किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इससे एससी या एसटी समाज को निराशा प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि एससी या एसटी ही नहीं बल्कि किसी वर्ग के व्यक्ति की हत्या ना हो, इस दिशा में भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश की वर्चुअल रैली को बताया फ्लॉप। कहा जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी वर्चुअल रैली असफल रही है। जनता नीतीश मॉडल को पूरी तरह नकार चुकी है। जिनमें जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं, वो कैमरे के पीछे ही छिपेंगे। पप्पू यादव ने सोमवार को नीतीश कुमार द्वारा आयोजित वर्चुअल रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उनके तथाकथित सुशासन को पहले ही नकार चुकी है और अब तो उनके पार्टी कार्यकर्ताओं में भी हताशा का माहौल दिखाई दे रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकारी तंत्र और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों ने नीतीश कुमार को नहीं सुना। बिहार की जनता बाढ़ और कोरोना से तबाह है और नीतीश कुमार वर्चुअल रैली कर रहे हैं। यह बिहार की जनता के साथ मजाक है। इस बार चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी। पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार को शराबबंदी और अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार का बच्चा जानता है कि राज्य में कैसी शराबबंदी है। गली गली में शराब मिलती है, लेकिन सरकार कहती है कि बिहार में शराबबंदी है। राज्य में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ माफिया राज है, रोजगार नहीं है और शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। वर्चुअल रैली के बारे में पप्पू यादव ने कहा कि जिनमें जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं, वो कैमरे के पीछे छिपेंगे ही। पप्पू यादव ने कहा कि वो लगातार राज्य में यात्राएं करते रहे हैं और सत्ताधारी दलों की कोरोना संकट काल में गायब रहने की अदा का जनता इस बार अपने वोट से जवाब देगी। उन्होंने कहा कि निश्चय संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी तमाम विफलताओं को सफलता के झूठे आंकड़ों में पेश कर बिहार की जनता को फिर से झांसे में लाने का प्रयास किया है। बिहार की जनता ने पूरी तरह से उनको परख लिया है और उचित जवाब देगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव टालने के लिए राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने डाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बिहार चुनाव टालने का निर्देश देने की मांग की गई है। पार्टी ने इसके पीछे कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ की गंभीर स्थिति का हवाला दिया है। राजपा ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह चुनाव आयोग को बिहार चुनाव अगले साल मार्च में कराए
बुलाए जाने का निर्देश दें। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में हो सकते हैं। राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने यह याचिका अपने अध्यक्ष अनिल भारती के माध्यम से दायर की है। याचिका में निर्वाचन आयोग के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने के बारे में निर्वाचन आयोग को 30 जून को एक प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 28 अगस्त को इसी तरह की चुनाव स्थगन की मांग करने वाली एक अन्य जनहित याचिका को खारिज कर चुका है। इस याचिका में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि चुनाव के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले निर्वाचन आयोग सारी परिस्थितियों पर विचार करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने चंपारण से बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ किया चुनाव प्रचार का शंखनाद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार 7 सितंबर को बापू की कर्मभूमि चंपारण से चुनावी अभियान का शंखनाद किया। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ बिहार क्रांति वर्चुअल रैली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 15 साल के कुशासन से मुक्ति का समय आ गया है। जनता राहुल गांधी नेतृत्व में बदलाव चाहती है। बिहार की जनता आज बेरोजगारी और बेतहाशा अपराध से ग्रस्त है। कोरोना काल में अन्य राज्यों से बिहार लौटने में श्रमिकों को कितनी परेशानी हुई, किसी से छिपी नहीं। बिहार में रोजगार के साधन छिन्न भिन्न हो चुके हैं। चंपारण की तमाम चीनी मिलें बंद हो गई हैं। जो चीनी मिल चल रही हैं, वहां किसानों का भुगतान तक नहीं हो पाया है। सड़कों की स्थिति जर्जर है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। बाढ़ की चपेट में बिहार के कई जिले हैं, पर यह सरकार सभी चीजों से अनभिज्ञ है। यह सरकार समस्याओं से आंख मूंद राजनीति में व्यस्त है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने कहा तथ्यों के साथ सीएम नीतीश से खुली बहस को तैयार हूं। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुली बहस को तैयार हैं। सीएम कहते हैं कि मैं बिना ज्ञान के बोलता हूं तो तथ्यों के साथ बहस करने में हर्ष क्या है। सरकार शब्दों की बाजीगरी करती है। सरकार मानव दिवस नहीं बताए कितने लोगों को रोजगार दे रही है। उन्हें 20 साल पहले की कोर्ट की टिप्पणी याद है, लेकिन 1 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृह कांड को लेकर क्या क्या कहा था वह भूल गए। नेता प्रतिपक्ष ने जेडीयू के वर्चुअल रैली से पहले 10 सवालों की फहरिस्त जारी की थी। रैली खत्म होने के बाद सोमवार को राबड़ी आवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 6 माह बाद सरकार कह रही है कि कोरोना जांच के लिए मशीन लाएंगे। अब तक तो सरकार आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर ही लोगों को गुमराह करती रही। दावा है कि क्वारंटीन केंद्रों में एक व्यक्ति पर 5,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। मेरा दावा है कि कोई बता दे कि सरकार यह सच बोल रही है। सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अगर राजद का 15 वर्ष का जंगल राज था तो क्यों 2015 में जेडीयू ने गठबंधन क्यों किया। इसके पहले सुबह में नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया था कि सरकार बताए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1.65 लाख करोड़ के पैकेज का कितनी राशि खर्च हुई और कहां हुई। 15 वर्षों में रोजगार क्यों नहीं दिया, बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं लगा और बिहार में नियमित बहाली क्यों नहीं की गई। बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक 46.6% क्यों है। नीति आयोग के सारे सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता चला गया। नीति आयोग की रिपोर्ट अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य व सतत विकास सूचकांक में यह राज्य अंतिम पायदान पर कैसे पहुंचा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज के इन 2 मंत्रियों पर संकट, देना पड़ सकता है पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, शिवराज सरकार में सिंधिया खेमे के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत पर इस्तीफे की तलवार लटक रही है। दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 21 अक्टूबर को इन्हें मंत्री बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ये विधानसभा के सदस्य नहीं है, जबकि नियम के मुताबिक मंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर विधायक चुना जाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद शिवराज सरकार ने 21 अप्रैल को मंत्रिमंडल का गठन किया था। इस मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। इसमें से 2 मंत्री सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत थे। दोनों ही मंत्री पहले अपनी विधायकी छोड़ चुके थे, लिहाजा इनका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है। लेकिन अब तक उपचुनाव नहीं हुए हैं और दोनों विधानसभा के सदस्य नहीं चुने गए हैं। 21 अक्टूबर को इनके मंत्री बनने के 6 महीने की अवधि पूरी हो रही है, लिहाजा नियम के मुताबिक उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ेगा। न्यूज़ 18 ने इस सिलसिले में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह से बातचीत की। एपी सिंह के मुताबिक कानूनी प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति बिना विधानसभा का सदस्य चुने हुए केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर बना रह सकता है। लिहाजा किसी भी व्यक्ति का मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना जरूरी है। एक विकल्प इसमें यह हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति 6 महीने की अवधि में अपना इस्तीफा दे और बाद में दोबारा मंत्री पद की शपथ ले ले। हालांकि विधानसभा का सदस्य चुने बिना यह प्रावधान भी केवल 2 बार ही लागू हो सकता है, उसके बाद उसे चुनाव जीतना जरूरी है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तंज, दुनिया की कोरोना कैपिटल बना भारत, विफलता पर जवाब दे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भारत को दुनिया का कोरोना कैपिटल बताया है। कांग्रेस ने कहा कि इससे कारगर ढंग से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विफल रहे हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 40 लाख के पार चले जाने के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से यह सवाल भी किया कि कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा और डूबती अर्थव्यवस्था को कैसे उबारा जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, कोरोना से युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे। 166 दिन बाद भी समूचे देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है, लोग मर रहे हैं, पर मोदी जी मोर को दाना खिला रहे हैं। कोरोना से युद्ध तो जारी है, पर सेनापति नदारद है। सुरजेवाला ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की कोरोना कैपिटल बन गया है। कोरोना महामारी के संक्रमण में भारत दुनिया में अब दूसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 90,633 मामले सामने आए हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 29 दिन में भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गए। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण और भी खतरनाक हो सकता है। 30 नवंबर कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ हो सकते हैं। 30 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1.40 करोड़ हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर विचार विमर्श के मात्र 3 घंटे के नोटिस पर लागू किए गए लॉकडाउन से कोरोना महामारी रुकी नहीं, बल्कि इसने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के रोजगार की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। इसका कारण ये प्रधानमंत्री की विफल नेतृत्व है। सुरजेवाला ने सवाल किया कि नेतृत्व की इस विफलता का मोदी जी जवाब दे, देश को बताए कि कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा, कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति पर कैसे काबू पाएंगे, कोरोना संक्रमण को करोड़ों में जाने से कैसे रोकेंगे, कोरोना से हो रही बेतहाशा मौतों पर कैसे नियंत्रण होगा, डूबती अर्थव्यवस्था को कैसे उबारेंगे, क्या कोई हल है या फिर भगवान पर इल्जाम लगा देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 90,802 मामले सामने आने के बाद सोमवार को इस बीमारी के कुल मरीजों की संख्या 42,04,613 हो गई, जबकि पिछले 24 घंटों में 1,016 लोगों की मौत के साथ मृतक संख्या बढ़कर 71,642 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी का योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लगे रोजगार दो या कफन दो के नारे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कफन ओढ़कर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं की रोजगार की मांग करते हुए नारा लगाया, रोजगार दो या कफन दो। इस दौरान युवा कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए और कफन को ओढ़ लिया। उन्होंने योगी सरकार को संदेश दिया कि वो बेरोजगारी के मुद्दे को इसी तरह उठाते रहेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। सपा कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में निजी कंपनियों को कारोबार थमाकर सरकार ने रोजगार के अवसर खत्म कर दिए हैं। निजी कंपनियां भी अब पैसा नहीं देती और मनमाने तरीके से छटनी करती है। इन युवाओं ने खत्म होते रोजगार और बढ़ती बेरोजगारी के संदर्भ में ही रोजगार दो नहीं तो कफन दो का नारा लगाया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष आशीष सिंह आर्यन ने कहा कि लॉकडाउन ने पूरे देश की कमर तोड़ दी। उत्तर प्रदेश में भी मंदी चरम पर है, लोग बेरोजगार हो गए हैं और भुखमरी की कगार पर है। इतने बुरे हालातों में भी सरकार सो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो हमें रोजगार दे, नहीं तो कफन दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना मामलों में भारत के दूसरे स्थान पर आने से अखिलेश का वार, भाजपा सरकार के दावों की खुली पोल। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमित मरीजों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2 दिन से 90,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच कोरोना वायरस के मामलों में भारत के दुनिया के सभी देशों में दूसरे स्थान पर पहुंच जाने पर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप से जनता का डेटा तो ले लिया, पर ऐप कोरोना वायरस के नियंत्रण में असफल रहा। यादव ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, कोरोना पीड़ितों के मामले में भारत ने दुनिया में नंबर 2 बनकर भाजपा सरकार के दावों की पोल खोल दी है। सरकार ने आरोग्य सेतु से जनता का डेटा तो ले लिया, पर यह ऐप कोरोना वायरस के नियंत्रण में असफल रहा। उन्होंने कहा, भाजपा के थाली ताली व दिए जलाने के इवेंट मैनेजमेंट के नाटक का सच भी अब जनता के सामने है। देश में एक दिन में 90,802 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद सोमवार को कोविड-19 मरीजों की संख्या 42 लाख के पार चली गई है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बस चंद मित्रों का विकास जो है मोदी जी के खास, निजीकरण पर राहुल का पीएम पर तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संकट के साथ ही बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की बेहाल होती स्थिति पर पीएम मोदी के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। राहुल गांधी ने अब सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आज देश मोदी सरकार निर्मित कई आपदाएं झेल रहा है, जिनमें से एक है अनावश्यक निजीकरण। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज युवा नौकरी चाहते हैं, पर मोदी सरकार पीएसयूज का निजीकरण करके रोजगार व जमा पूंजी नष्ट कर रही है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि इसके क्या फायदे होने जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि बस चंद मित्रों का विकास जो है मोदी जी के खास। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से निजीकरण बंद करने के साथ ही सरकारी नौकरियों को बचाने की बात कही। इससे पहले कांग्रेस नेता ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मौजूदा समय में देश हर गलत दौड़ में आगे है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट, मालूम हो कि पिछले कुछ समय से मोदी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए की खटपट जारी, चिराग ने नीतीश को लिखा कड़ा खत, एक साल में सीएम से एलजेपी अध्यक्ष की एक ही बार बात। जी हां दोस्तों, सोमवार यानी कि आज लोजपा की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में इस बात पर फैसला किया जा सकता है कि लोजपा नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेगी या नहीं। रविवार की शाम को लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम से बीते 15 सालों में मारे गए दलितों की परिजनों को नौकरी देने की मांग की है। बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह ऐसा नियम बनाए जिसके तहत SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति की हत्या पर उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान हो। चिराग पासवान ने अपने पत्र में लिखा है कि यदि नीतीश कुमार के बीते 15 साल के कार्यकाल में सभी मारे गए दलितों के परिजनों को नौकरी नहीं दी जाती है तो उक्त ऐलान सिर्फ चुनावी स्टंट लगेगा। चिराग पासवान ने दलित समुदाय से किए गए वादे भी पूरे नहीं किए जाने का नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है। पत्र में चिराग ने लिखा कि यह वही सरकार है जिसने वादा किया था कि दलित परिवारों को 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी, लेकिन दलितों में इस बात की नाराजगी है कि अभी तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। चिराग ने लिखा कि लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या दलितों की हत्या पर परिजनों को मिलने वाली नौकरी भी चुनावी स्टंट तो नहीं है। गौरतलब है कि लोजपा और जेडीयू के बीच बीते कुछ समय से तनातनी चल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, दागे 10 तीखे सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के प्रमुख नीतीश कुमार सोमवार को अपनी पार्टी के लिए पहली आभासी रैली आयोजित करके अपना अभियान शुरू करने वाले हैं। इधर इस आभासी रैली से पहले ही विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 10 सवाल पूछकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। इन दिनों तेजस्वी चुनावी शोर को भांपते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तेजस्वी ने सोमवार सुबह एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री से 10 सवाल पूछे। तेजस्वी ने पूछा है कि पिछले 15 वर्षों के आपके कार्यकाल में बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और पलायन क्यों बढ़ा है और बेरोजगारी की दर बिहार में 46.6% क्यों है? बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों है? मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार तेजस्वी ने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा, पूरे देश ने 1 मार्च को गांधी मैदान में नीतीश कुमार की वास्तविक रैली के भाग्य को देखा। खैर, हम उन्हें आभासी के बहाने वास्तविक मुद्दों से दूर नहीं होने देंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री सोमवार की रैली में इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने बिहार के पिछड़ेपन के कारणों पर भी सवाल उठाया। बिहार सभी नीति आयोग सूचकांकों पर साल दर साल क्यों पिछड़ता गया? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास सूचकांक के आधार पर बिहार को कैसे मिला अंतिम रैंक? किसे दोष देना है? उन्होंने सरकार पर अपने सवालों की सूची में 58 घोटाले करने का आरोप लगाया है। चुनाव पूर्व सवालों के जरिए नीतीश पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने सवाल किया कि आपके कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़े? उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के अनुसार बिहार में दलितों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध है। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी मानक संस्थानों जैसे कि एनसीआरबी, नीति आयोग के अनुसार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर क्यों है? मुख्यमंत्री पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा, 2013-2017 में जनादेश का अपमान क्यों किया? व्यक्तिगत व्यक्तित्व को छोड़कर बिहार का क्या हुआ? कृपया विस्तृत जानकारी बिहार को दें। रुक
करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का नीतीश पर तंज, कहा वर्चुअल नहीं एक्चुअल में बताओ। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार आज वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्चुअल रैली के जरिए ही नीतीश चुनावी शंखनाद करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल वर्चुअल रैली को लेकर जेडीयू पर हमलावर है और नीतीश कुमार से एक्चुअल काम बताने की मांग कर रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि 15 सालों में क्या क्या काम किया दिखाओ, वर्चुअल नहीं एक्चुअल में बताओ। इस ट्वीट में लालू ने एक कार्टून भी शेयर किया है। इस कार्टून में नीतीश कुमार को चुनावी चूर्ण बताते हुए दिखाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था की बर्बादी का अलार्म है जीडीपी के आंकड़े, राहत पैकेज ही है पार पाने का तरीका। रघुराम राजन। जी हां दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। देश के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी की विकास दर में लॉकडाउन के शुरुआती महीनों वाली तिमाही में जबरदस्त गिरावट देखी गई। यूं तो पिछले कई सालों से अर्थव्यवस्था की स्थिति सही नहीं थी। ऐसे में कोरोना के कारण बिना प्लानिंग के लगाए गए लॉकडाउन ने आग में घी डालने का काम कर दिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।